हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं सरफेस टेंशन की रिवीजन वीडियो के साथ। तो फटाफट से कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। लेट के वीडियो देखेंगे नहीं, कोई फायदा होगा नहीं, तो बैठ जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं सरफेस टेंशन का रिवीजन लेक्चर 1। कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर फिनिश ऑफ करेंगे विद सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, पहली चीज व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन, फटाफट से रिवाइज करेंगे। पढ़ तो हमने रखा ही है। अगर स्लोली देखना चाहते हैं तो या तो स्पीड स्लो कर लीजिए, नहीं तो आप मेरा कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं, दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पे ही अवेलेबल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन का कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का कॉज होता है कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, मान लो वाटर है, वाटर के सरफेस पे जो सरफेस टेंशन आती है, बेटा पहली बात तो सरफेस टेंशन आती है ना, कुछ जो सरफेस होता है, सरफेस टेंशन है क्या बेटा? सरफेस पे कुछ टेंशन है, कुछ एक इलास्टिक मेम्ब्रेन टाइप का बन जाता है, कुछ एक इलास्टिक मेम्ब्रेन टाइप का बन जाता है बेटा। सरफेस जो होता है उस पे कुछ आप मान सकते हैं खिंचा हुआ है, कीड़ा चल पाता है। आपने देखा होगा कुछ एक कीड़े होते हैं जो बड़े आराम से मतलब वाटर पे स्लाइड कर लेते हैं, वाटर स्ट्राइडर्स बोलते हैं उनको। उनकी स्पीड जो होती है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल पाते हैं, है ना। तो बेटा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक वीडियो भी आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि वहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं, वो बॉयंट फोर्स नहीं है, वो सरफेस ही एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है। इनफैक्ट आप देखिए ध्यान से, एक ये नीडल मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे ये नीडल आपको ये दिख रहा होगा, ये नीडल नीचे नहीं जा रही है ना, ये नीडल फ्लोट कर जा रही है, नीडल फ्लोट कर जा रही है। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। इनफैक्ट आप ये देखिए, ये जो रिंग अब मैं बनाने जा रहा हूं, ये मैंने नीचे से अंदर से क्या किया, ये जो सोप फिल्म है इसका होल मैंने अंदर से प्रिक कर दिया, और होल प्रिक किया तो कैसी इसने शेप ले ली, रिंग ने इसने शेप ले ली, है ना, गोल शेप ले ली। ये सब कुछ सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है। ये सब कुछ किस कारण से हो रहा है बेटा? सरफेस टेंशन के कारण से, है ना। मैं कोशिश करता हूं ये सारी की सारी चीजें अभी आपको एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहली बात से चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का प्यारे बच्चों कॉज क्या है? तो सरफेस टेंशन का कॉज क्या है, आइए समझते हैं। बेटा ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने पानी भर दिया, है ना। मैं वाटर मॉलिक्यूल से मिला, उन्होंने मेरे को बताया कॉज क्या है। तो बेटा उन्होंने मेरे को समझाया कि हो क्या रहा है कि जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो तो जीरो आ रहा है, उन पे जो नेट फोर्स आ रहा है वो तो जीरो आ रहा है, तो इसलिए अंदर नेट फोर्स जीरो, रैंडम मोशन में है आराम से। लेकिन जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो बेचारे चिल्ला रहे थे, हम उनके पास गए, हमने कहा क्या हुआ? कहते हमारा तो पजामा पकड़ के नीचे खींच दिया जा रहा है, हमारा तो पजामा पकड़ के नीचे खींच दिया जा रहा है। बेचारे बहुत ही परेशान थे। हमने कहा कैसे? कहते हम पे जो फोर्स आएगा। मैंने कहा ये कौन सा फोर्स है? कहते कोहेसिव फोर्स। मैंने कहा कोहेसिव फोर्स माने? कहते भाई भाई गठबंधन, भाई भाई, है ना। जैसे इंसान में जाएगा वो क्या है? कोहेसिव फोर्स, है ना। और जो इंसान और गधे में आएगा वो कैसा है? एडहेसिव फोर्स। क्या आप मेरी बात समझ गए? मतलब वाटर मॉलिक्यूल में जाएगा वो हो गया कोहेसिव फोर्स, वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल में जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडहेसिव फोर्स। क्या हो जाएगा? हाँ ना बोले, आया कि नहीं है? जैसे फेविकोल, इन सब चीजों को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा? एडहेसिव्स। क्या बोलते हैं? एडहेसिव। पानी की बोतल का, हाँ। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, है ना। तो जो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में आता है वो कोहेसिव फोर्स। मैंने कहा कैसा फोर्स है? कहते हैं बहुत ही वीक फोर्स है। इनऑर्गेनिक वाले सर तो कहते हैं कि जो फोर्स होते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस, ये बहुत ही कमजोर फोर्सेस होते हैं, है ना। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ये जो फोर्सेस होते हैं इनको बोलते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, एंड दीज फोर्स आर एक्चुअली वेरी वीक फोर्सेस, है ना। कुछ ऐसे फोर्स होते हैं जैसे आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? वो डिपेंड करता है 1/r³ पे, है ना। तो ये जो फोर्स होते हैं बहुत वीक होते हैं, दैट इज 10⁻⁹ मीटर की दूरी पे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं तो फोर्स लगा पाते हैं। जो 10⁻⁹ मीटर की दूरी पे होंगे वही फोर्स लगा पाएंगे। तो जो फोर्स लगा पाते हैं किसी एक मॉलिक्यूल पे, ये बोलते हैं उसको हम इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि कहां तक उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे 10⁻⁹ मीटर की दूरी तक होंगे तभी उसको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तभी उस पर फोर्स लगा पाएंगे योगेश भाई, है ना। बिल्कुल। तो बेटा ये मैं समझ गया कि जो फोर्स आना है वो जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स है उन पे फोर्स किधर को आएगा बेटा? नीचे को, है ना। और जो बिल्कुल मान लो टॉप पे नहीं, वो कहीं यहां पे, तो उस पे फोर्स कहां को आएगा? ऐसे 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 ऐसे, उस पे भी नेट में नीचे को आएगा। तो नीचे पे आने के कारण बेटा ऊपर वाले जो लेयर हैं उसमें कुछ मॉलिक्यूलर डेंसिटी नीचे के कारण आने के कारण कुछ कम हो जाती है ना। और मेरे को याद आया कि भैया ये केमिस्ट्री वाले कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर लोग हमको मिलते तो बताते हैं कि भाई देखो यहाँ इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, है ना। जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो बेटा जब मॉलिक्यूल्स अपने एक्चुअली
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते हैं, बॉन्ड लेंथ पे होते हैं, तो बेटा नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। और लेकिन जब उससे हल्का सा भी आप दूर करते हैं तो बेटा होता क्या है कि कुछ अट्रैक्शन आ जाता है, और आना भी चाहिए बेटा। अट्रैक्शन होगा तभी तो बेटा उनमें बॉन्ड बना होगा। जब बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा दूरी पे होंगे तो बेटा बॉन्ड बना कैसे होगा सृष्टि? बेटा बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा दूरी पे होंगे तो बॉन्ड बना कैसे होगा? बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा दूरी पे होने से बॉन्ड बनता कैसे है बेटा? बॉन्ड तभी बनेगा ना जब कुछ अट्रैक्शन होगा, जब कुछ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा दूरी पे होंगे तो डेफिनेट है कि कुछ अट्रैक्शन होगा तभी तो बॉन्ड बना होगा। तो बेटा अगर मैं ये कह रहा हूँ मॉलिक्यूल्स कुछ अंदर चले गए, पहले मॉलिक्यूल पास पास थे, है ना, अब कुछ मॉलिक्यूल अंदर चले गए तो दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। दूरी बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, दैट इज सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ज़्यादा होती है। तो बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो अपनी एनर्जी क्या करना चाहेंगे? मिनिमाइज करना चाहेंगे, दैट इज पास आना चाहेंगे। उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कस कस के पकड़ने लग जाते हैं, है ना, और पकड़ने के कारण एक मेम्ब्रेन जैसी बन जाती है ना। आप देखिए यहाँ पर, देखिए एक और वीडियो आप देखिए, यहाँ पर आपको लगेगा एक मेम्ब्रेन बनी हुई है ना। वो तभी, जैसे मैंने आपको दिखाया कीड़ा चल पा रही है, देखिए दूध की बूंद अंदर आ रही है और उछल के वापस जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एक मेम्ब्रेन टाइप बना हुआ है। ये दूध की बूंद को हमने ड्रॉप किया पानी पे और अब देखिए ऐसे उछल के वापस जा रही है जैसे लग रहा है कि एक मेम्ब्रेन सा है ना, मतलब वो एक पूरी शीट टाइप की बन जा रही है। तो बेटा हमको यह समझ में आया कि जो ऊपर के जो सरफेस है उसमें कुछ अट्रैक्शन होगा। अब इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं, अब प्यारे बच्चों अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं, हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, ये जो मैं पर्टिकुलर चीज बता रहा हूं अगर आप इसका खाली फॉर्मूला ही जान लेंगे तो भी बड़े आराम से क्वेश्चंस तो बनने लग जाएंगे जस्ट। लेकिन अगर एक बार कॉज क्लियर हो तो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है ना। तो अगर इसका टॉप व्यू देखेंगे, ये टॉप व्यू है। अब बेटा पता है क्या है, ये जो टॉप व्यू है यहां पर बेटा अगर मैं कोई भी एक इमेजिनरी लाइन ले लूं तो बेटा हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहा है। तो जो लेफ्ट साइड वाला कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर करूं, राइट साइड वाला उसको हर एक मॉलिक्यूल अपनी तरफ को खींच रहा है। तो जो नेट फोर्स आएगा, इन दोनों का नेट फोर्स इधर को, इन दोनों का नेट फोर्स वो भी इधर को, तो जो नेट फोर्स आएगा वो लाइन से परपेंडिकुलर आएगा। तो मैं कह सकता हूं लेफ्ट वालों पे जो राइट वाले फोर्स लगा रहे हैं वो कुछ ऐसे लगा रहे हैं, वो कुछ ऐसे लगा रहे हैं। तो जो फोर्स आ रहा है, मान लो एल लेंथ अगर ये है, तो जो फोर्स आ रहा है ना, पर यूनिट लेंथ, उसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। दैट इज सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। टेंशन है तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी, कोई भी इमेजिनरी लाइन लेंगे तो उससे परपेंडिकुलर आएगा, ये वेक्टर नहीं है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। और जो फोर्स आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है बेटा? फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो सरफेस टेंशन है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो। अब अगर आप कॉज ना जाने खाली ये जान ले तो भी सवाल बन जाएंगे। कोई भी आपको इमेजिनरी लाइन दे देंगे ए लेंथ की, तो फोर्स किधर को आएगा? पहली बात इधर को आएगा, लाइन से परपेंडिकुलर आएगा। आएगा कितना? 1 लेंथ पे टी, तो ए लेंथ पे टी है, ये हो गया फोर्स। सरफेस टेंशन इज फोर्स ऑन 1 लेंथ। और फोर्स किधर को होता है बेटे? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। फोर्स किधर को होता है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है। अब अगर मान लो मैं सोप फिल्म बना दूं, अगर मैं एक सोप फिल्म बना दूं, मान लो मैं एक रिंग लेके आऊं, सोप सॉल्यूशन में डालूं और निकाल डालूं, तो बेटा आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक फिल्म बन जाएगी, है ना। इस फिल्म को अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं, छोटा दिखाऊंगा तो आपको पता नहीं लगेगा मैं क्या कह रहा हूं। हालांकि इससे पतली तो हमारी मैट्रेस होती है सोने के लिए, है ना, लेकिन मान लेंगे कोई बात नहीं। अब इस पे सर्फ, ये ऐसा ना सोचें कि जो सोप फिल्म है वो एक लेयर होती है, एक लेयर होती तो दिखती भी नहीं, एक लेयर होती तो प्यारे बच्चों हम देख भी नहीं पाते। हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब एक, ये तो कोई वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है, दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं दिख रहा, है ना। लगातार मैं सांस ले रहा हूं तो यहां पर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल रहे हैं, इनहेल कर रहा हूं तो अंदर जा रहे हैं, लेकिन आपको कोई अंदर जाता हुआ दिख नहीं रहा है, आपको कोई अंदर जाता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूलर लेयर तो हमको दिख भी नहीं सकती, बहुत सारी मॉलिक्यूलर लेयर्स होती तभी सोप फिल्म बनती है और तभी हम देख पाते हैं, है ना। तो बेटा यहां पर 2 लेयर, जहां पर 2 सरफेसेस हो गई हैं, यहां जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन पे भी नेट फोर्स किधर को आएगा प्यारे बच्चों? अंदर को आएगा, है ना। दैट इज यहां पर भी मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो जाएगी, यहां पर भी सरफेस टेंशन होगी, और इन पे जो फोर्स आएगा प्यारे बच्चों वो भी बल्क की तरफ को आएगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर डेंसिटी यहां पर भी कम हो जाएगी। तो कॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या है? कुछ कोहेसिव फोर्स होता है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे बल्क की तरफ को फोर्स आता है। नीचे की तरफ बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बल्क हो सकता है ऊपर भी हो, है ना। उस पे लिक्विड की तरफ को फोर्स आता है, बल्क की तरफ को फोर्स आता है। उसके कारण जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पे मॉलिक्यूलर डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं तो अट्रैक्शन हो जाता है, वो बिल्कुल
एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करते हैं। तो बेटा वो जो फोर्स आता है वो कितना आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आता है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, है ना। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और वो जो फोर्स आता है वो कोई भी इमेजिनरी लाइन लोगे, लेफ्ट साइड वाले राइट साइड पे लगाएंगे, अपनी तरफ को खींचेंगे, वो लाइन से परपेंडिकुलर आता है। वो लाइन से, उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन, कैसी भी लाइन बनाओ उससे परपेंडिकुलर, दैट इज, ये एक वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर है, ये एक, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैं आपको ये समझा पाया हूं व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेसिव फोर्स, जिसके कारण इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन सरफेस पे ज्यादा होता है, एक अट्रैक्शन आ जाता है। काम की बात केवल इतनी सी है, काम की बात तो केवल प्यारे बच्चों इतनी सी है, जो फोर्स आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है पर यूनिट लेंथ, दैट इज सरफेस टेंशन। कोई भी एल लेंथ होगी उस पर फोर्स क्या आएगा, टी इंटू एल, और किधर को आएगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बेटा नोट कर लेंगे, है ना, एक एक बात को जो जो मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है। और फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखो हमने देख लिया बेटा सरफेस टेंशन जो निकल के है, बेटा वो सरफेस टेंशन क्या निकल के है, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। कोई भी इमेजिनरी लेंथ लोगे प्यारे बच्चों, कोई भी इमेजिनरी लेंथ लोगे प्यारे बच्चों, तो बेटा सरफेस टेंशन जो निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो वन लेंथ पे जो फोर्स आएगा बेटा वो टी है, तो एल लेंथ पे सुबह निकल के आएगा फोर्स टीएल। कितना निकल के आएगा, टीएल। बोलो आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा वन लेंथ पे टी तो एल लेंथ पे टीएल, वन लेंथ पे टी तो एल लेंथ पे टीएल, कोने वालों वन लेंथ पे टी तो एल लेंथ पे टीएल, और एल से परपेंडिकुलर, एल से, बोलो आया। अब एक बार की बात है, हमारे पास एक यू शेप फ्रेम था, है ना, बहुत ही हल्का था, बहुत ही हल्का, मासलेस मान लो, जस्ट लाइक अर्शप्रीत। अब बेटा वो जो यू शेप फ्रेम था, है ना, और एक स्लाइडर था, म्यू 0 है, फ्रिक्शनलेस है। अब हमने क्या किया, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया, सोप सॉल्यूशन में डिप किया, निकाला, तो इसमें सोप फिल्म बन गई। क्या बन गई, सोप फिल्म बन गई। अब बेटा मेरे को ये बताओ, इसको रोकने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इसकी लेंथ स्लाइडर की एल है, कितनी लेंथ है, एल लेंथ है स्लाइडर की। इसको रोक के रखने के लिए कितना फोर्स चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा, 2TL। क्योंकि बेटा यहां पर दिखने में एक सरफेस दिख रही है, पर है कितनी सरफेस, दो सरफेस है। कितनी है, एक आगे से और एक पीछे से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना यार, सोप फिल्म दो सरफेस है। और ऐसा ना सोचे सोप फिल्म एक लेयर, एक मॉलिक्यूलर लेयर है, एक मॉलिक्यूलर लेयर तो दिखती भी नहीं है ना। ये देखो ये हाइड्रोजन जा रहा है, दिख रहा है, वो दूसरे हाइड्रोजन से शादी करके जा रहा है, मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। वाटर मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं, पर दिख नहीं रहे हैं, है ना। अब बेटा बस मेरी बात सुने बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसका साइड व्यू देखेंगे ना, तो ये स्लाइडर है गोल मान लो, है ना, और ये वाटर है बेटा। जो आप मतलब ये बहुत जो पतली सी है, मैंने उसको थोड़ा सा मोटा दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए है क्या। तो बेटा होगा पता है क्या, ये एक सरफेस है, इस पे भी सरफेस टेंशन आएगी टी, और इस पे भी आएगी, तो यहां से भी टीएल फोर्स आएगा, यहां से भी टीएल आएगा। तो बेटा 2TL फोर्स पीछे को आ रहा होगा, कितना पीछे को आ रहा होगा, 2TL। तो इक्विलिब्रियम में करने के लिए मेरे को 2TL फोर्स लगाना पड़ेगा, मेरे को 2TL फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, बोलो आया, हाँ कि ना। तो बेटा अब मेरी बात सुनो, 2TL मैंने फोर्स लगाया, फिर हमने हल्के हल्के इसको x से आगे खिसका डाला, हल्के हल्के इसको हमने x से आगे खिसका डाला। तो हमने वर्क कितना किया बच्चा, हमने वर्क किया 2TL, मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुई x, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, cos 0 लिखूं या आ गया, F.S होता है वर्क, F.S होता है वर्क, मेरे प्यारे सड़ियल टट्टू, F.S होता है वर्क, F.S होता है वर्क, है ना। और बेटा Fs cos 0 हो जाएगा, 2TLX आ गया वर्क, 2TLX आ गया, बोलो आया, है ना। अब प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, Lx पता है क्या है, इंक्रीज इन एरिया दिस साइड, और Lx क्या होगा, दूसरी साइड पे भी इंक्रीज इन एरिया, खाली Lx नहीं बढ़ा एरिया, Lx इस साइड और Lx उस साइड, तो 2Lx इज इंक्रीज इन एरिया, T डेल्टा ए। प्यारे बच्चों वर्क डन जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है T डेल्टा ए। वर्क डन क्या होता है प्यारे बच्चों, T डेल्टा ए, ठीक है। वेयर डेल्टा ए इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, डेल्टा ए इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया, बोलो आया कि नहीं आया। तो T डेल्टा ए होता है प्यारे बच्चों वर्क डन, वेयर डेल्टा ए इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और बेटा ये वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी नहीं, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे, काइनेटिक एनर्जी बड़ी नहीं है दीपक, काइनेटिक एनर्जी बड़ी नहीं है दीपक, तो इसका मतलब ये वर्क एनर्जी गई कहां बेटा, मैंने आपको बताया कि जो मॉलिक्यूल्स अंदर होते हैं
उन पे नेट फोर्स 0 होता है, इन पे नेट फोर्स नीचे होता है, फिर भी ये ऊपर है। बेटा अगर mg नीचे लग रहा है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यहां कम। यहां पे फोर्स नीचे लग रहा है, कोहेसिव फोर्स, यहां पे एनर्जी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे है वहां पे एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा ए एरिया जो बढ़ गया, डेल्टा ए एरिया जो बढ़ गया, वो डेल्टा ए एरिया पे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा आ गए, तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा आने से मैं कह सकता हूं सरफेस एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो मान लो वन एरिया पे जो एनर्जी, मतलब मैं कह रहा हूं कुछ जो एनर्जी सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी कुछ ज्यादा है, तो बेटा कहां गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में चली गई आप कह लो, या सरफेस एनर्जी बढ़ाने में चली गई, बात एक ही है। तो ये डेल्टा ए एरिया की सरफेस एनर्जी है, ये डेल्टा ए एरिया की, मान लो यू कह देता हूं डेल्टा ए एनर्जी, डेल्टा एस एरिया की सरफेस एनर्जी को, तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को मैं बोल सकता हूं सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, या मैं सरफेस टेंशन को बोल सकता हूं सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। सृष्टि, मैं सरफेस टेंशन को बोल सकता हूं सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। क्या बोल सकता हूं सरफेस टेंशन को, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। या मैं क्या बोल सकता हूं, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोल सकता हूं, और वो जो बेटा कोई भी एल इमेजिनरी लेंथ होती है, कोई भी एल इमेजिनरी लेंथ होती है, उस पे फोर्स कितना आता है, उस पे फोर्स कितना आता है, और डायरेक्शन क्या होता है, एल से परपेंडिकुलर, एल से, बोलो आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि जब मैंने बेटा इसको डेल्टा ए एरिया बढ़ाया ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो बड़ी, मेरा वर्क गया कहां, सरफेस पे मॉलिक्यूल सजाने में चला गया, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आ गए, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा होती है। तो मैं कह सकता हूं ये जो मैंने जो वर्क किया वो कहां गया, डेल्टा ए एरिया पे मॉलिक्यूल्स आ गए, तो बेटा मैंने सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए वर्क किया। क्या किया, सरफेस एनर्जी बढ़ाने के लिए वर्क किया। तो ये वर्क डन बेसिकली है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेल्टा एरिया, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया हो जाएगी सरफेस टेंशन। क्या दो आगे, तो टी डेल्टा ए होता है वर्क डन। फिर कोई कहता सर ये छोटी छोटी बातें तो कोई भी बता देता है, दम है तो इस पे क्वेश्चन कराओ। अब दम की बात कर दी, कितने परोठे खा गए हैं, 4। तो हमने कहा आओ क्वेश्चन कराते हैं। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन खूबसूरत खूबसूरत आपके सामने हैं। पहले क्वेश्चन में रेडियस ए से बी करना है। हमारे पास एक स्ट्रॉ था, हमने उसको सोप सॉल्यूशन में डाला, ए फुलाया, और उसके बाद कोई कहता अब ए से बी करने में बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, ए से बी करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। आजकल पता है किसी ने हमको क्यों कहा, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में स्ट्रॉ होता तो तुम वो सोप सॉल्यूशन पी जाती, है ना। अब बेटा मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। असल में बात ये है कि भैया अभी इंक्रीज इन एरिया कितना आ रहा है, मन में आता है टी पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये गलत है क्योंकि ये सर्कल नहीं है बेटा, बबल एक स्फेयर है। क्या है बेटा, फिर मन में आता है टी इंटू 4 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर समझ में आता है ये तो सही है लेकिन ये भी गलत है। सही क्या होगा बेटा, जो आपको दिख रहा है 4 पाई ए स्क्वायर एरिया, ये बेटा सोप फिल्म है, ये बबल है। बबल के कितने सरफेस होते हैं, 2, एक बाहर वाला सरफेस, एक अंदर वाला सरफेस। तो बेटा इनिशियल एरिया पता है क्या था, टी मतलब जो फाइनल मतलब जो 4 पाई ए स्क्वायर है वो 4 पाई ए स्क्वायर नहीं है, 8 पाई ए स्क्वायर है। वो कितना है, 8 पाई ए स्क्वायर है प्यारे बच्चों। फाइनल एरिया 8 पाई बी स्क्वायर है, तो टी डेल्टा ए हो जाएगा टी इंटू 8 पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कह दो आया, कोई दिक्कत, हाँ ना बोलो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने देखिए, आर रेडियस का एक स्फीयर था, उससे हमने आर रेडियस का एक ड्रॉप था। क्या था, ड्रॉप का एक सरफेस होगा 2, ड्रॉप का एक सरफेस होगा 2, 1, कितने होंगे, तो सरफेस टेंशन में जब टी डेल्टा ए करना पड़ेगा, कुछ भी आगे क्वेश्चन हो, तो इनिशियल एरिया क्या लोगे, 4 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर। कह दो आया, हाँ कि ना। तो सड़ेलो एंड सड़ेलियों, बेटा बात सुनो मेरी ध्यान से। मैं प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूं, 1 से 8 ड्रॉप बनाना चाहता हूं, 1 से
8 ड्रॉप बनाना चाहता हूं, पूछ रहे हैं वर्क डन इन दी प्रोसेस बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। हमने कहा W, कितना करना पड़ेगा W। तो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, हमारे पास R रेडियस की ड्रॉप थी, हमने बनानी है 8 ड्रॉप, हमने बनानी है ना। आचल आपको नहीं कह रहे, आपने बनानी है 8 ड्रॉप, है ना। तो बेटा हमने बनानी है 8 ड्रॉप, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या थी 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। बाद में क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, एक की वॉल्यूम, मान लो रेडियस जो हो गया वो स्मॉल आर हो गया, लेकिन बेटा टोटल वॉल्यूम तो वही रहेगी क्योंकि हमने ड्रॉप में से कुछ भी हिस्सा खाया नहीं है, हाँ ना बोलो। तो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब इज 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई को काट लोगे तो स्मॉल आर आ जाएगा r/2, नहीं आया, r क्यूब बाई 8, r/2 का क्यूब r/2, कह दो आगे। तो T डेल्टा A जब लिखेंगे तो T और फाइनल एनर्जी क्या, फाइनल एरिया क्या हो गया 4 पाई r/2 स्क्वायर इंटू 8, नहीं आया, फाइनल एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू 8, कह दो आ गया, माइनस 4 पाई r स्क्वायर। बेटा थोड़ी सी मदद कर दो भाई प्लीज यार, कह दो आया। ये कितना बन गया, ये कटा यहां से 8 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर T इंटू 4 पाई r स्क्वायर, कह दो आया। अगला क्वेश्चन सेम है, बस R से n ड्रॉप्स बनानी है, एक ड्रॉप से अब n ड्रॉप बनानी है। वर्क डन पूछा है, सरफेस टेंशन T है, सरफेस टेंशन T है, कह दो आया। कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया। करने का तरीका क्या होगा फिर से बताएं, जो पहले वॉल्यूम थी और जो बाद में वॉल्यूम हो जाएगी वो बराबर। अब बस 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, अब मान लो स्मॉल आर रेडियस की बन गई ना। अच्छा स्मॉल आर r/2 से कम आएगा या ज्यादा आएगा, इस केस में कम आएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा r क्यूब 4/3 पाई, फिर से कट जाएगा बेटा, पहले वॉल्यूम ये थी, एक ड्रॉप की वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, है ना, 27 बनी है, तो इंटू 10 27 कर दिया, ये फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर होंगी क्योंकि उसी ड्रॉप के टुकड़े किए गए हैं, क्योंकि उसी ड्रॉप के टुकड़े किए गए हैं। तो यहां से स्मॉल r क्यूब आ रहा है r/3 का क्यूब, नहीं आया, तो स्मॉल r आ गया r/3, कह दो आया, हाँ कि ना। अब इनिशियल एरिया क्या था 4 पाई r स्क्वायर, फाइनल एरिया 4 पाई r/3 स्क्वायर, ये एक ड्रॉप का एरिया, और ड्रॉप कितनी है 27 माइनस 4 पाई r स्क्वायर, कह दो आ गया। बन क्या गया बेटा, ये बन जाएगा 9 3 27, 12 माइनस 4, 8 पाई r स्क्वायर इंटू टी, एंड दिस इज द आंसर। बोलो आया, पक्का आ गया है, फटाक से छाप लेंगे फिर बढ़ते हैं आगे। अब किसी ने हमसे कहा कि भाई वर्क डन तो कोई भी रिवाइज करा लेता है, दम है तो एक्सिस प्रेशर रिवाइज कराओ तो जाने, तो हमने एक्सिस प्रेशर फटाफट से रिवाइज करना है। बेटा मेरी बात सुनो, एक बार की बात है, हमें एक ड्रॉप मिली, हमें एक, उसमें से आवाज आ रही थी बचाओ बचाओ, क्या आ रही थी आवाज, तो वो किसकी आवाज थी, हम पास में गए, हमने देखा बेचारे वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर वाले रो रहे थे, हमने कहा भैया क्या हुआ, कहते देखो सर हमारे साथ जुल्म ढाया जा रहा है। मैंने कहा कैसे, कहते देखो सरफेस पे है सरफेस टेंशन, मैंने कहा ठीक है। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा वो करीब आना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमारी चटनी निकल जा रही, कह दो आया कि नहीं आया, हाँ ना बोले यार। तो बेटा है क्या ना, महसूस आप कर लें बस। अब बेटा देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, बेटा जब पास आना चाहेंगे तो मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे ना, जब वो दब जाएंगे, ये पास आना चाह रहे हैं, जब ये पास आना चाह रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल जो अंदर वाले हैं वो पास आ जाएंगे, दब जाएंगे, तो एक दूसरे को पुश करेंगे, एक प्रेशर एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएगा। जब पास आएंगे तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो जाएगा, है ना, तो एक्सेस प्रेशर बेटा एक डेवलप हो जाएगा, अंदर कुछ प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, उसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। और बढ़ा किस कारण से है, सरफेस टेंशन के कारण से। प्यारे बच्चों अगर मेरे पास एक ड्रॉप है, अगर मेरे पास एक ड्रॉप है तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के करीब आना चाह रहे, एक दूसरे के करीब आना चाह रहे, तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, इसीलिए वो रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्या कहते, रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, परेशानी में थे। किस में थे, और हम बस ये बताना चाहते हैं आपको वो कितनी परेशानी में थे, मतलब अंदर प्रेशर कितना बढ़ गया, अंदर प्रेशर कितना बढ़ गया। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, अंदर बेटा हमने कहा कि अंदर प्रेशर कितना बड़ा, बाहर था PA, तो हमने कहा मान लो अंदर है PA प्लस डेल्टा P, PA प्लस, कह दो आया। अब हमने कहा वैसे तो तुम इक्विलिब्रियम में, ग्रेविटी फ्री स्पेस में मिली थी हमको, है ना, तो इक्विलिब्रियम में थी भाई, ना इधर जा रही ना उधर जा रही,
तो हमने आधी से पूछा, हमने पूछा तुम क्यों इक्विलिब्रियम में हो? तुम कह रहे हो कि यार इधर वाले तुम्हें पुश कर रहे हैं, तो तुम इक्विलिब्रियम में कैसे हो? कहते सर मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मैंने खटाक से बना दिया पहले तो डायग्राम। मैंने कहा अब बताओ तुम क्यों इक्विलिब्रियम में? कहती सर देखो ये जो सरफेस को जब आपने आधा काटा, ये क्या है? लिक्विड ड्रॉप। ये क्या है बेटा? आधा काटा, तो बेटा यहां पर क्या आएगा? सरफेस टेंशन से फोर्स आएगा टी इंटू 2πr। 2πr लेंथ हो गई, तो टी इंटू 2πr। अच्छा, वन लेंथ पे टी आता है तो 2πr पे 2πrt कह दो आया। अरे नहीं आया? 2πrt। अरे हाँ ना बोलो। और इधर से इधर को कितना आएगा? अंदर प्रेशर मान लो एक्सेस, देखो बाहर पी है, अंदर पी ए प्लस डेल्टा पी, तो अंदर से बाहर को पी ए तो कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल्टा पी वन एरिया पे फोर्स, तो पाई आर स्क्वायर पे कितना हो जाएगा? डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2πrt के बराबर। तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2t बाय, अरे वाह, डेल्टा पी आ गया 2t बाय आर। तो हमको पता लग गया बेचारे कितनी परेशानी में। डेल्टा पी कितना आ गया? 2t बाय आर। डेल्टा पी कितना आ गया? फिर उसके बाद बबल मिली। कौन मिली? और उससे तो बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, दुगनी जोर से, बचाओ 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 बचाओ। हम उसके पास भी गए, हमने कहा तुम भी तकलीफ में हो, अब इसी को बबल बना दे। हाँ यही बबल है। अब जब बबल में गए तो हमने कहा तुम में क्या फर्क है? मैंने कहा तुम भी तो इक्विलिब्रियम में हो। कहते हाँ। मैंने कहा तुम्हारे अंदर एक्सेस प्रेशर कितना आएगा? कहती मान लो डेल्टा पी। कह रही पर हमें जो फोर्स आएगा वो टी इंटू 2πr नहीं, टी इंटू 2πr इंटू 2 आएगा। मैंने कहा क्यों? कहती क्योंकि बबल में एक सरफेस नहीं होती, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। कह दो आ गया। हाँ ना बोले यार। तो क्या आएगा? टी इंटू 2πr बाहर वाली सरफेस है और टी इंटू 2πr अंदर वाली सरफेस है। तो टोटल फोर्स क्या है? टी इंटू 2πr इंटू टी इंटू 2πrt। बेटा 2πr लेंथ पे फोर्स आता है 2πrt, लेकिन ऐसी दो सरफेसेस है। कह दो आ गया। नहीं आया? तो अब बस यहां पे 4πrt को इसके बराबर कर देंगे और डेल्टा पी कितना आ जाएगा? 4t बाय आर। अच्छा, बबल में होता है डबल। बबल में क्या होता है? तो ड्रॉप में 2t बाय आर और बबल में 4t बाय आर। तो एक में 2t बाय आर, एक में 4t बाय आर। बबल में होता है डबल। बबल में होता है क्योंकि दो सरफेस टेंशन है और दो सरफेस टेंशन मिलकर दबाएंगे तो प्रेशर डबल ही जनरेट कर देंगे। कह दो आया? हाँ कि ना? हो गया। इसके बाद किसी ने कहा सर स्फेरिकल ड्रॉप में तो कोई भी बता लेता है, स्फेरिकल ड्रॉप में तो कोई भी बता लेता है, दम है तो सिलेंड्रिकल ड्रॉप में बताओ। मैंने कहा ये कहां होती? कहती खाली सर फिजिक्स की किताबों में होती है। किस में होती है? ओके। चलिए सबसे पहले सिलेंड्रिकल ड्रॉप। कैसी ड्रॉप? अब देखो बेटा ये सिलेंड्रिकल ड्रॉप है। क्या है बेटा ये? इसमें एक्सिस प्रेशर बताना है तो इसको पहला आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ये कर दिया आधा। बेटा अगर थोड़ा सा हल्के हल्के देखना चाहेंगे तो आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, कंप्लीटली अवेलेबल है दक्षिणा ई क्लासरूम पे, है ना। और अगर फास्ट ट्रैक पे देखना है तो आप देख सकते हैं। तो बेटा यहां पर क्या है? ये एल लेंथ है, ये भी एल लेंथ है, तो यहां पर बेटा फोर्स क्या रहा है? टीएल, और इस पे भी क्या रहा है? टीएल। हाँ ना बोले? तो टोटल फोर्स क्या है? 2TL। कितना आया इधर को? और ये जो रेक्टेंगल बना इसका एरिया कितना? 2R और ये L। नहीं आया? तो डेल्टा P इंटू 2RL। डेल्टा P इंटू, हाँ कि ना? आया कि नहीं? तो बेटा 2TL इज इक्वल्स टू डेल्टा P इंटू 2RL। क्या दो आया? 2L को काटेंगे, डेल्टा P को निकालेंगे, कितना आएगा? T बाय R। T बाय R। अब ये क्या था? सिलेंड्रिकल ड्रॉप, इनफाइनाइट लेंथ का। कितनी लेंथ का? पता नहीं कहां होता है भाई। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। तो डेल्टा P आ गया T बाय R। डेल्टा P कितना आ गया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? लीसा पुत्र नहीं है? नहीं है। आगे बेटा लीसा पुत्र। लीसा पुत्र इज अ गुड पुत्र। तो बेटा डेल्टा P आ गया T बाय R। डेल्टा P कितना आ गया? कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो। ओके, तो ये हमने निकाल दी डेल्टा P। अच्छा बबल में क्या होगा? डबल 2T बाय R। समझ में आ गया ना? जो यहां पे हम TL बोल रहे थे वो 2TL एक पे हो जाएगा, 2TL एक पे हो जाएगा, 4TL हो जाएगा। कह दो आ गया यार। बस यहां 4 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा। कह दो आ गया। तो बेटा चार चीजें हमने पढ़ ली। स्फेरिकल ड्रॉप 2T बाय R एक्सेस प्रेशर, स्फेरिकल बबल 4T बाय R, स्फेरिकल ड्रॉप
टी बाय आर, स्फेरिकल बबल 2t बाय आर। क्या हुआ? सिलेंड्रिकल बबल 2t बाय आर, सिलेंड्रिकल ड्रॉप t बाय आर, t बाय आर 2t बाय आर और 2t बाय आर 4t बाय आर। स्फेरिकल ड्रॉप बबल में 2t बाय आर 4t बाय आर, बबल में डबल, बबल में, और स्फेरिकल ड्रॉप बबल में t बाय आर 2t बाय आर, t बाय आर 2t बाय आर। अब देखो बेटा, अच्छा मैंने स्फेरिकली बोल दिया था। स्फेरिकल बबल में 4t बाय आर, स्फेरिकल ड्रॉप में 2t बाय आर, सिलेंड्रिकल ड्रॉप में t बाय आर, सिलेंड्रिकल बबल में 2t बाय आर। बेटा सिलेंड्रिकल में t बाय आर 2t बाय आर और स्फेरिकल में 2t बाय आर 4t बाय आर, बबल में डबल। क्या दो आ गया? अब बेटा देखो, अगर मान लो कोई कह दे कि ये पानी के अंदर एक बबल है, तो पहले बताओ इसमें एक सरफेस है, दो सरफेस है? एक सरफेस है। तो बेटा यहां पे अगर मान लो h डेप्थ पे, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा? Pa प्लस रो जी एच। कितना होगा? हाँ ना बोलो। और इसके अंदर क्या होगा? इसका रेडियस अगर r है, अब एक सरफेस है तो 2t बाय आर से बढ़ेगा, Pa प्लस रो जी एच प्लस 2t बाय आर। क्या दो आया? कोई दिक्कत? और अगर ये कैपिटल R रेडियस है, अगर ये कैपिटल R रेडियस है, ये स्मॉल r रेडियस का इसमें एक, और ये ड्रॉप है, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा बबल है स्मॉल r रेडियस का, तो यहां प्रेशर Pa, तो यहां पे अंदर Pa प्लस 2t बाय आर, अंदर Pa प्लस, और इसके अंदर Pa प्लस 2t बाय कैपिटल R प्लस 2t बाय, क्या दो आ गया? और अगर सोचो स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर ही कर दूं, तो क्या बन जाएगा? ये बबल क्या बन जाएगा? अच्छा 2t बाय आर प्लस 2t बाय आर 4t बाय आर। ओ हाँ, बन जा रहा है, वही बन जा रहा है। ठीक है, मतलब स्मॉल r अगर कैपिटल R के बराबर हो गया, मतलब कैविटी जो है वो पूरी की पूरी इसी के बराबर होगी, मतलब बबल बन गया। क्या बन गया? क्या दो आ गया यार? हाँ ना बोलो यार। अब कभी कभी कह देंगे एक ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है वही h डेप्थ पे प्रेशर है, तो बताओ h, इसमें रिलेशन क्या होगा? तो अंदर प्रेशर क्या होगा? Pa प्लस 2t बाय आर, मान लो r रेडियस की है, और यहां पर क्या होगा? Pa प्लस रो जी एच। कह देंगे ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है वही h डेप्थ पे प्रेशर है, तो यहां से बेटा रिलेशन निकलवा लेते हैं। तो जो भी रिलेशन निकालना हो 2t बाय आर इक्वल टू रो जी एच से आप निकाल लेंगे। हाँ ना बोलो। अगर हाइट पूछेंगे तो 2t बाय आर रो जी, 2t बाय हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जनरल सरफेस के अंदर अगर बेटा एक्सेस प्रेशर पूछेंगे तो कैसे बताएंगे? बेटा है क्या? गोला है, आटे का गोला बनाया, लोई बनाई, गोला स्फेयर, और उसको हल्का सा दबा दी, उसको हल्का सा, गोला था, जब स्फेयर था तो रेडियस दोनों बराबर थे, हर तरफ रेडियस बराबर था, लेकिन जब दबाया ना तो कुछ ऐसे बन गया। फील कर पा रहे हैं? ये वाला रेडियस बढ़ गया और ये वाला रेडियस जो है वो कम हो गया। ये R1 है मान लो, ये वाला रेडियस, दो परपेंडिकुलर रेडियस कंसिडर कर रहा हूं, ये R2 है। इसके अंदर अब एक्सेस प्रेशर कितना आएगा? मान लो यहां पे प्रेशर है P1, यहां पे है P2, तो P1 माइनस P2 क्या होगा? T 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इन केस ऑफ ड्रॉप, और बबल के केस में आएगा 2T 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये किस केस में? बबल के केस में। ये किस केस में? ड्रॉप के केस में। इससे अब आपके जो हमने दोनों डेवलप किए रिलेशंस वो सारे निकल जाएंगे। कैसे? अगर स्फेरिकल ड्रॉप है तो R1 और R2 क्या है? बराबर है। R1 R2 दोनों R है, तो क्या बन जाएगा? T 1 बाय R प्लस 1 बाय R, क्या हो जाएगा? 2T बाय R। और ड्रॉप है तो 2T 1 बाय R प्लस 1 बाय 4T बाय R। अरे हाँ, ये तो बन जा रहा है। और अगर सिलेंड्रिकल ले ले तो क्या आएगा? तो इसमें एक रेडियस तो R है, हाँ ना बोलो, और दूसरा स्ट्रेट है। बेटा देखो, छोटा रेडियस तो गोला, खाली हाथ के बराबर ही ले रहा हूं तो लगभग स्ट्रेट बन जा रहा है, और अगर कंप्लीटली स्ट्रेट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट। अभी तो मैंने हाथ के बराबर ली, लगभग 1 मीटर। क्या तो आया? तो बेटा क्या बन जाएगा? स्ट्रेट मतलब इनफाइनाइट। तो इसके अगर ये ड्रॉप है, सिलेंड्रिकल, बोलो सिलेंड्रिकल ड्रॉप, तो क्या आएगा? एक्सिस प्रेशर T 1 बाय R, और बेटा अगर दूसरा स्ट्रेट मतलब इनफाइनाइट, और 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है? 7। अच्छा, तो ये T बाय R आ गया। और अगर बबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डबल। क्या दो आ गया? हाँ ना बोले। इसके बाद बस एक चीज और होती है एक्सेस प्रेशर में, एक होता है एंटी इलास्टिक सरफेस। इसमें दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर एक साइड है,
कभी कभी ऐसा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपोजिट साइड्स होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट साइड्स, है ना। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे, जैसे मान लो दो ग्लास प्लेट है, बिल्कुल पास पास ले चिपकी हुई है, तो उसमें क्या होता है, पानी ना कुछ ऐसी शेप ले लेता है, ऐसे बन जाता है अंदर पानी। तो एक रेडियस जो है ना R1 से इसका सेंटर बाहर को आ रहा है और इसका जो R2 है वो अंदर को आ रहा है। R2 किधर को आ रहा है? अंदर को। तो मान लो बाहर प्रेशर P1 है, R1 वाली साइड P1 है और R2 वाली साइड P2 है। तो P1 माइनस P2 होता है T, अगर वही ड्रॉप है तो T और बबल है तो T 1/R1 माइनस 1/R2। जिसको पहले लिखा उसी के साथ का रेडियस पहले लिखा, मतलब जिसको पॉजिटिव लिखा P1 माइनस P2 तो T 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। तो T 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही मिनिमल होती है ना। ऐसा अगर आपसे पूछे कि एक्सेस प्रेशर कितना है तो बेटा ऐसा आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही मिनिमल होती है। तो ये वाला R1 है और दूसरा रेडियस अंदर R2 है, मतलब आप समझे ऐसा है कि ऐसे एक डिस्क बनाए और इधर इधर से दबा दें। एक डिस्क बनाए, कुछ थिकनेस है, उसको यहां से उंगली से ऐसे ऐसे दबा दी अंदर को, तो एक सेंटर बाहर को आ रहा है और एक सेंटर अंदर में आ रहा है ना। तो P1 माइनस P2 क्या गया? T 1/R1 माइनस 1/R2 फॉर ड्रॉप, और फॉर बबल में होता है डबल, है ना। इसका यूज देख लेंगे एक क्वेश्चन में, है ना। वैसे इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी टेंड्स टू 0। चलिए आइए बेटा फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सेस प्रेशर पे, ठीक है। तो बेटा एक्सेस प्रेशर, बेटा यहां पर क्या है, देखो ये स्मॉल आर रेडियस है, कैपिटल आर रेडियस है, बीच में एक ट्यूब है, ये दो बबल है। क्या है बेटा? बबल है। अब बेटा बताना है कि स्मॉल आर का क्या होगा, कैपिटल आर का क्या होगा, है ना। स्मॉल आर घटेगा बढ़ेगा, है ना, घटेगा फिर बढ़ेगा या बढ़ेगा फिर घटेगा, है ना, क्या चीज होगी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा जूम करके फिगर बना देता हूं। बेटा पहली बात तो अंदर जो प्रेशर है इसके वो है PA प्लस 40 बाय स्मॉल आर। क्या है बेटा? PA प्लस 40 बाय, अरे हाँ ना तो बोलो यार। और इसके अंदर प्रेशर क्या आएगा प्यारे बच्चों? PA प्लस 40 बाय कैपिटल आर। PA प्लस 40 बाय, कोई दिक्कत? हाँ ना बोलेंगे। अब ये ट्यूब है, तो बेटा अब इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है इसलिए एयर इधर से इधर को जाएगी। जब एयर इधर से इधर को जाएगी तो ये फुस होगा, तो क्या होगा, ये मतलब इसमें से हवा निकलेगी, तो रेडियस इसका कम होगा, रेडियस इसका कम होगा, क्योंकि बेटा इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर कम होता है तो वैल्यू ज्यादा होती है, डिनोमिनेटर कम होता है तो वैल्यू ज्यादा होती है ना। बेटा अंदर जो प्रेशर है वो PA प्लस 40 बाय आर है ना, और अगर डिनोमिनेटर कम होता है बेटा 1/1 1 होता है, 1/0.1 10, 1/1 1 होता है और 1/0.1 10 होता है। डिनोमिनेटर कम होता है तो वैल्यू ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। तो यहां पर रेडियस कम है, इसका अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां रेडियस ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस फ्लो करेगी तो इसका मतलब इसका रेडियस कुछ कम हो जाएगा, और जब गैस इधर जाएगी या एयर इधर जाएगी तो इसका रेडियस कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कब तक होगा बेटा? एक टाइम आएगा ये फुस होते 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 जस्ट ऐसा हो जाएगा बबल। अब इसके बाद पता है क्या होगा? अभी भी इसका रेडियस कम है तो हवा इधर से इधर जाएगी, पर हवा जाने पे भी अब इसका जो रेडियस है बेटा वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो बेटा एक लिमिट तक तो रेडियस कम होता है हवा निकलने पे, और एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ने लग जाएगा। और एक टाइम आएगा जब ये रेडियस, इधर वाला रेडियस जो है बढ़ बढ़ के इसके बराबर हो जाएगा, बढ़ बढ़ के इसके बराबर हो जाएगा। और जब इसके बराबर हो जाएगा तो बेटा फिर तो एयर फ्लो करना बंद कर देगी, दोनों तरफ रेडियस बराबर, दोनों तरफ प्रेशर PA प्लस 40 बाय आर बराबर, तो हवा फ्लो नहीं करेगी। तो प्यारे बच्चों सीखा क्या हमने? सीखा ये है कि पहले तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा था तो हवा इधर जा रही थी, है ना। रेडियस कम होते होते ट्यूब का रेडियस जब आ गया बबल का, उसके बाद जब हवा और निकलेगी तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। पर ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहां पर इसके बाद ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बेटा बबल है। मैंने भी आपको देखो बेटा, अगर ये मेरे पास एक बैग है ना, वो कहां गया धागा, तो ये मेरे पास एक बैग है ना, और जिसका भी कुछ मास है, जिसका भी कुछ मास है ना। अब इसको भी अगर मैं ऑसिलेट कराता हूं और छोड़ता हूं तो ये बड़ी जल्दी से रुक जा रहा है, ये बड़ी जल्दी से रुक जा रहा है ना। और इस क्योंकि बेटा इसका ये खाली बैग है
और डायमेंशन बड़ा है, तो बेटा जो रेजिस्टिव फोर्स आता है वो एरिया पे डिपेंड करता है ना। तो मास कम है, एरिया ज्यादा, रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा, जल्दी रुक जाएगा। और बेटा इसका तो भी मास अभी यही बैग भरा होता, भरा वाला बैग दो। अब डायमेंशन तो वही है, डायमेंशन तो वही है, पर ये बैग को तो लटकाना मतलब अपने आप में तमाशा। अब इसको अगर मैं झुलाऊंगा तो ये जल्दी रुकेगा। पहले तो इसको मैं ज्यादा तेज झुला ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ये रुकेगा जल्दी, क्योंकि मास ज्यादा है, तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, चलता जाता है। देख रहे हैं आप, अभी मैं ऊपर तेज को झुला भी सकता हूं, मतलब मैं पूरा दिन रात में ये तो करता नहीं रहूंगा। तो बेटा कहने का मतलब ये है, तो समझ अभी गिरा था। अच्छा बात सुने ध्यान से, हेलो। तो बेटा है क्या प्यारे बच्चों, मेरी बात सुने ध्यान से, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि यहां पर पहले मतलब यहां पर ये नहीं है कि ये इसके बाद मोमेंटम गेन करके आगे चला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बेटा मतलब मासलेस टाइप का, तो ये कुछ ऐसा नहीं कि कुछ मोमेंटम गेन कर सकता हो। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, आ गया, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों अब अगला क्वेश्चन ये है, स्मॉल r1 रेडियस का एक छोटा बबल था, एक कैपिटल R2 रेडियस का बड़ा बबल था, और ये दोनों चिपक गए, और ये दोनों, अरे आया कि नहीं आया? तो जब ये चिपक गए बेटा, तो यहां का रेडियस जो पहले R1 होता था, यहां का रेडियस जो पहले R1 होता था, उसी टाइप की बात है। यहां पर पहले बाहर प्रेशर PA था तो ऐसा था, लेकिन जब अंदर प्रेशर यहां पर PA प्लस 40/R2 है, बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, यहां पर PA प्लस 40/R2 है, और इसके अंदर PA प्लस 40/R1 है ना। तो बेटा पहले जब PA था बाहर तो रेडियस R1 था, अब अंदर प्रेशर ज्यादा है तो वो उसको कुछ धकेल देगा, डॉटेड पोजीशन से यहां पर पहुंचा देगा, और फिर से वही बात की रेडियस इसका बढ़ जाएगा। इस सरफेस का जो रेडियस हो जाएगा ना बेटा, जैसा कि पहले एक्सप्लेन कर था मैं, इसका रेडियस धकेलने पे कुछ बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। तो बेटा अगर कोई मेरे से कहेगा रेडियस हो कितना गया, पहली बात तो मैं ये जानता हूं R R1 से बड़ा है ना, लेकिन मेरे को इससे मतलब नहीं R R1 से बड़ा है या नहीं, मेरे को मतलब है R की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा देखो, अगर कोई भी सरफेस होता है, अगर ऐसा हो तो प्रेशर किस तरफ ज्यादा होगा? डेफिनेटली इस तरफ ज्यादा होगा, तभी इधर को निकला हुआ है। अरे भैया अगर जैसे पेट है, इधर को निकला हुआ है, अगर कोई पेट अंदर करना है तो यहां से फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो अंदर जाएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब आप समझ रहे ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को फूला होगा, इधर हाई होगा इधर लो होगा। क्या दो आया? और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तो इसके क्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो 40/R होगा। कितना होगा? यहां पर अगर P होगा तो यहां पे P प्लस 40/R, और कोई कहेगा नहीं यहां P है तो यहां क्या है? P माइनस 40/R। अरे बात तो एक ही ना, यहां P है तो यहां 40/R ज्यादा है, इसमें 40/R ज्यादा है, तो कोई कहेगा यहां P है, बताओ यहां कितना, उल्टा पूछ ले, तो यहां 40/R ज्यादा है ना, तो वहां P माइनस 40/R, वहां 40/R कम है। क्या ऐसी बातें सोच लोगे? अगर कोई कह दे यहां पर P है तो ये सोच नहीं पाओगे क्या? अगर कोई कह दे ये ड्रॉप है, क्या ये लिक्विड ड्रॉप है, इसके अंदर प्रेशर P है, तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? P माइनस 2T/R, P माइनस, अरे बाहर P है तो अंदर PA प्लस 2T/R, अंदर P है तो बाहर P माइनस 2T/R। बेसिकली प्रेशर डिफरेंस क्या है? 2T/R। क्या दो आया? अंदर 2T/R ज्यादा है, अंदर 2T/R, कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। अब यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, तो इसके क्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो 40/R आएगा, तो यहां PA प्लस 40/R1, यहां PA प्लस 40/R2, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस करूंगा तो PA PA कट जाएगा, 40 1/R1 माइनस 1/R2। ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये होना किसके बराबर चाहिए? 40/R के। यहां से आप 40 को काट सकते हैं और R आ जाएगा R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। R की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। और फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाक से लिख डालें। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब बेटा इसी पे अगर मान लो ये पूछ ले कोई कि यहां टेंजेंट खींची, यहां खींची और यहां खींची,
इन सब में एंगल θ1 θ2 θ3 कितने कितने। तो बेटा देखो ये जो पॉइंट है तो इक्विलिब्रियम में, इस पे फोर्स क्या लग रहा है, इधर से भी सरफेस टेंशन आ रही है, इधर से भी आ रही है सरफेस से सरफेस टेंशन, इधर भी आ रही है। और बेटा क्योंकि है तो सोप बबल ही, क्योंकि है तो सब सारी सरफेस टेंशन क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। सारी सरफेस टेंशन क्या होंगी, बराबर होंगी। अब प्यारे बच्चों अगर सरफेस टेंशन बराबर है, प्लीज मेरी बात सुने ध्यान से, सरफेस टेंशन क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। सरफेस टेंशन क्या है, बराबर है। नहीं आया समझ में, आया समझ में नहीं आया। तो अगर बेटा सरफेस टेंशन बराबर है प्यारे बच्चों, तो तीनों तरफ से फोर्स आ रहा है बराबर, और इन तीन फोर्स का सम क्या होना चाहिए धन्नो, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए, है ना। अब तीन फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, उनका सम जीरो है। बेटा अगर तीन वेक्टर का सम जीरो कर रहे हैं, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही हो, तो कैसे चलेंगे बराबर मैग्नीट्यूड से ताकि सम जीरो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पे चलना पड़ेगा तभी जीरो हो पाएगा। अगर कोई भी एक दूसरे डायरेक्शन में चला जाए तो उतना ही चल के वापस तो पहुंच ही नहीं पाएगा ना। जीरो होने का मतलब जहां से चले थे वहीं आ गए, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पे ही चलना पड़ेगा, जहां से चले थे वहीं आ गए फाइनली। कह दो आगे। तो बेटा ये हो गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो बेटा वेक्टर के बीच में एंगल ये नहीं है, वेक्टर के बीच में एंगल ये है। कितना मुड़ना पड़ा। तो बेटा ये सब 120 डिग्री वाले, कितना मुड़ना पड़ा। एक इधर को है, फिर एक 120 डिग्री पे उधर को है, तीसरा फिर उससे 120 डिग्री पे उधर को है। तो जहां से चले थे वहीं आ गए, नेट फोर्स हो गया जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया, तो बेटा एंगल क्या होगा बेटा, θ1 θ2 θ3 सब क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे, और सब के सब क्या होंगे प्यारे बच्चों, 120 होंगे, है ना। देखो जितना मैं बताता जा रहा हूं ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी एंड में कुछ क्वेश्चंस और करा देंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मुलाकात होती है कल आपके साथ सरफेस टेंशन के अगले कॉन्सेप्ट के साथ, और कल ही हम बेटा इसको कंप्लीट करेंगे विद सम गुड क्वेश्चंस, ठीक है। जो आज पढ़ा है इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, फिनिश ऑफ करेंगे। थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।